Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 2nd of July 2021. तो गाइज आज है तारीख 2 जुलाई 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट होने वाला है। तो ये आ जाता है आज का सबसे पहला आर्टिकल। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा। अगर आप लोगों ने कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देखा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। बताना यह है कि ये जो अग्नि पी प्राइम है इसके रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको क्वेश्चन ये है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो पहला स्टेटमेंट ये बोलता है कि अग्नि पी प्राइम मिसाइल क्या ये एक कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है ये जो अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल है क्या इसके अंदर और भी बहुत सारी मिसाइल्स आती हैं, जैसे कि पृथ्वी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल या फाइटर एयरक्राफ्ट। तो क्या ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट आपके पास आ गए हैं, आंसर ये देना है। पहला ऑप्शन ये बोलता है क्या पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा ऑप्शन ये बोलता है क्या सेकंड स्टेटमेंट सही है, तीसरा ऑप्शन ये बोलता है क्या दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और चौथा ऑप्शन ये बोलता है इनमें से कोई भी सही नहीं है। सही आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट यहाँ पे सभी लोगों को ट्राई ज़रूर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देन उसके बाद पहले आर्टिकल में बात करी गई है रिलीजियस फ्रीडम को लेकर। तो यहाँ पे एक डेटा आया है जिसमें ये बात करी गई कि लगभग 80% से जो ज़्यादा एडल्ट्स हैं जो कि अलग अलग रिलीजियंस को फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर, उनका कहना यह है कि वो लोग बिल्कुल फ्री हैं, एक तरीके से फ्रीली आज के टाइम पर अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पे बोला है। एक डेटा दिया गया है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने एग्जाम में इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर मेन्स आंसर राइटिंग में। जीएस पेपर 2 से आप इसको रिलेट कर सकते हो, जीएस पेपर 1 से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अब एक डेटा ये है, इस पिक्चर को हमें अच्छे से क्लियर करना है। ये पिक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो देखोगे यहाँ पे ये बोला गया है ये जितने भी नंबरिंग दी गई है ये सब परसेंट में देखना है आपको। और यहाँ पर काफ़ी सारे रिलीजन्स के बारे में बताया गया है। रिलीजन में जैसे कि यहाँ पे हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिंह, बुद्धिस्ट, ये सब देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या बोला गया है, ये रिलीजन के अकॉर्डिंग दे आर वेरी फ्री टू प्रैक्टिस देयर रिलीजन। मतलब ये सारे रिलीजन में से कितने परसेंट तक लोग बिल्कुल फ्री हैं, मतलब अच्छे तरीके से बिल्कुल फ्रीली, कोई इनके ऊपर दबाव नहीं है, अपने रिलीजन को आराम से फॉलो कर रहे हैं। तो आप देख पाओगे हिंदूज जो है 91% तक फॉलो कर रहे हैं, मुस्लिम्स जो है 89% तक, क्रिश्चियंस 89% तक। तो ये डेटा बताया गया है। ठीक है, ये डेटा हम लोग एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं डेफिनेटली, और इसका एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बोला गया है रेस्पेक्टिंग ऑल रिलीजन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बीइंग ट्रूली इंडियन। अब यहाँ पर इतने से यानी ये इन रिलीजन में से कितने परसेंट लोग जो है सभी रिलीजन की रेस्पेक्ट करते हैं। तो आप देख पाओगे हिंदूज़ में 85% लोग करते हैं, मुस्लिम्स में 78% करते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे थर्ड ये बोला गया है कि इनमें से कितने लोग हैं जो कि दूसरे रिलीजन्स की रेस्पेक्ट करते ही करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है कि दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करना ही जो है उनके खुद के रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा भी यहाँ पर कितने लोग बिलीव करते हैं, तो आप देख पाओगे हिंदूज़ में 80% लोग ऐसा बिलीव करते हैं, मुस्लिम्स में 79% लोग ऐसा बिलीव करते हैं। तो ये डेटा बताया गया था, द हिंदू में डेटा आया था, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाएगा। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ें वापस से डिस्क्राइब करी गई हैं कि 91% ये है वो है, इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन हमने अभी पिक्चर में जो क्लियर किया है वही सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई हैं। आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें बात करी गई है ओरल कैंसर के बारे में। अभी मैं आपको इसी के रिगार्डिंग कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो जो टाटा मेमोरियल सेंटर है इन्होंने पब्लिश कर दी है अपनी पहली स्टडी, किस चीज़ के ऊपर है, कॉस्ट ऑफ इलनेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओरल कैंसर, जो मुंह में यहाँ पर कैंसर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मुंह का जो एक कैंसर है इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसी के रिगार्डिंग ये स्टडीज़ पब्लिश करी गई है कि यहाँ पर क्या कॉस्ट आता है या फिर ट्रीटमेंट है इस ओरल कैंसर का। तो ये ऐसी पहली स्टडी है जो कि इंडिया के अंदर आई है, उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। अब हुआ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग में ये जो कैंसर है, खासकर ये जो कैंसर आपको देखने को मिलेगा, ये एक सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। यानी कि
सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें डेथ जो हो रही है दुनिया भर में, वो इस कैंसर की वजह से भी हो रही है। और दूसरे नंबर पर सबसे खतरनाक बीमारी ये काउंट होती है। लगभग आप कह सकते हो 70% जो कैंसर केसेस हैं वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि इंडिया मिडिल इनकम कंट्रीज़ है और बहुत सारी लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ सभी जगह पर बहुत ज़्यादा ये कैंसर के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया का अगर हम कैंसर का सिनेरियो देखें तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। इनफैक्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन के अंदर ये कैंसर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इंडिया आप कह सकते हो कि आप यहाँ पे थर्ड में आता है, ठीक है, थर्ड ऑफ द ग्लोबल इंसिडेंस में यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। ये देखा जाता है, ये 2020 का डेटा है कि तीसरे नंबर पे इंडिया काउंट होता है यहाँ पे कैंसर के एरिया के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबोकन स्टैटिस्टिक्स है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो नए नए केसेस हैं ये देखने को मिले हैं, ये लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं। पिछले 20 सालों में ये कैंसर के केसेस 68% तक काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, ऐसा यहाँ पे बोला गया। नाउ अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ, वो क्या हैं। सबसे पहली बात हम लोग बात करते हैं इंसिडेंस रेट इन इंडिया के बारे में। तो देखो ये जो नंबर हैं नए केसेस के, खासकर कैंसर के, वो लगभग बढ़ चुके हैं आज के टाइम पर, काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो चुके हैं। और यहाँ पे बोला यह जा रहा है 16 लाख आपको ये केसेस देखने को मिल पाएंगे हर साल, और लगभग 8 लाख लोगों की जान जाती है हर साल कैंसर की वजह से। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। देन उसके बाद वेमेन के बारे में बात करें तो वेमेन के अंदर में ये 3 कैंसर सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंटली यहाँ पे पाए जाते हैं। ये 3 कैंसर्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्विकल कैंसर हो गया और ओरल कैंसर हो गया। ये तीनों देखने को मिलते हैं। देन उसके बाद मैन के अंदर भी टॉप 3 कैंसर्स है जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। वो कौन कौन से हैं? ओरल कैविटी और जो फारिंग्स के अंदर कैंसर हो जाता है, उसके बाद जेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ये कैंसर हो जाता है। तो ये सारे हैं, कितने कितने केसेस हैं ये भी यहाँ पे आगे बताए गए हैं। ये छोटा सा डेटा है, इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। देन उसके बाद यहाँ पे जो इंडिया के अंदर आप देख पाओगे सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वहीं पर आपको ज़्यादातर देखने को मिल पाएंगे, ऐसा भी यहाँ पे बोला गया है। और बोला यह गया है कि लगातार कैंसर की वजह से डेथ भी इंक्रीज़ होती हुई चली जा रही है। हर साल जो है ये डेथ बढ़ती हुई चली जाती है और 2035 तक ये डेथ का आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आने वाला है। ये सारी चीज़ें बोली गई। नाउ ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो कितनी कॉस्ट लगती है, तो यहाँ पर पैसा लगता है ओरल कैंसर को ट्रीट करने के लिए लगभग 2,02,892 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 लाख रुपये से ऊपर यहाँ पर कॉस्ट लग रहा है। पहले ये कम लगता था, आप कह सकते हो ये तो एडवांस कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया। एक अर्ली स्टेज होती है, ठीक है, यानी शुरुआती वाली स्टेज होती है, उसमें थोड़ा कम पैसा लगता है, 1,17,000 के आसपास लगता है। और यहाँ पे मेडिकल इक्विपमेंट्स की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। और आप कह सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि CT हो गया, MRI स्कैन हो गया, PET स्कैन किया जाता है, ये सारी चीज़ें करी जाती हैं। इंडिया आज के टाइम पे काफ़ी पैसा खर्च रहा है इसके ऊपर। अब लगभग बोला यह गया है 2,386 यानी 2,386 करोड़ रुपये 2020 में खर्चे गए थे ओरल कैंसर को ट्रीट करने के लिए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जो है काफ़ी हद तक यहाँ पे अमाउंट खर्चती हुई नजर आएगी। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ओरल कैंसर ये वापस से न्यूज़ में आ चुका है, क्योंकि एक स्टडीज़ पब्लिश हुई है इसके ऊपर कि हाँ ये कॉस्ट ऑफ इलनेस, यहाँ पे क्या कॉस्ट लगती है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। ये जो बीमारी कितनी खतरनाक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। हमने कुछ अलग से भी इसका फैक्चुअल डेटा देखा है जो कि हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बोला ये जा रहा है कि आने वाले टाइम पे ये जो कॉस्ट है इसको बढ़ानी भी पड़ पाएगी, क्योंकि आने वाले टाइम पे जैसे जैसे महंगाई बढ़ जाएगी उसी तरीके से यहाँ पर ट्रीटमेंट वगैरह भी बढ़ेगा और इसके लिए यहाँ पे कॉस्ट को भी इंक्रीज़ करना होगा। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यह आर्टिकल नंबर 3 जिसके अंदर बात करी गई है इब्राहिम रईसी के बारे में। तो आपको मालूम होगा न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इनका नाम है हरलिंदर इब्राहिम रईसी। ये ईरान के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। तो कहोगे आप बहुत पुरानी न्यूज़ है, बिल्कुल बहुत पुरानी न्यूज़ है, लेकिन इसके अंदर कुछ और नई चीज़ें हैं जिसको हमने इंक्लूड कर रखा है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पर इनसे पहले कौन प्रेसिडेंट हुआ करते थे ईरान के, तो वो थे हसन रूहानी। सबसे पहले ईरान की लोकेशन देखेंगे, क्योंकि लोकेशन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। अगर कोई भी आर्टिकल न्यूज़ में है, उसकी कोई भी कंट्री न्यूज़ में है, तो उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें UPSC के पर्सपेक्टिव से, तो ईरान की बात करें तो यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान का मैप है। ईरान के आसपास की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो कौन कौन सी हैं। इधर आपको तुर्कमेनिस्तान देखने को मिल जाएगा, नीचे अफगानिस्तान है, देन उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान है, देन यहाँ पर आप इराक देख पाओगे, देन ऊपर तुर्की, इधर अर्मेनिया और इधर एजरबाईजान। यहाँ पर कैस्पियन सी है, देन नीचे पर्शियन गल्फ है। तो लोकेशन अच्छे से देख लिया करो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ईरान की कैपिटल तेहरान आपको देखने को मिल जाएगी। ईरान के ये 13वां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था जो कि हाल ही में अभी हुआ है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इलेक्शन के अंदर क्या क्या चीज़ें हुई जाती है, ठीक है। कुछ अलग चीज़ें यहाँ पर, कुछ हटके भी पढ़ने वाले हैं इसके अंदर हम लोग।
नाउ कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये बोला जाता है ईरान के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो शियाइत मुस्लिम का होना चाहिए, क्योंकि ईरान के अंदर जो पॉपुलेशन है लगभग 90% तक वो शियाइत मुस्लिम्स आपको देखने को मिल पाएगी। अब यहाँ पर बोला यह गया है कि इब्राहिम रईसी कौन है। इब्राहिम रईसी ऐसे पर्सन है जो कि पहली बार एक प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ करज बने थे 1980 में। देन उसके बाद यहाँ पे प्रोसिक्यूटर ऑफ तेहरान बने, फिर उसके बाद डेप्यूटी टू द हेड ऑफ जुडिशरी बने। मतलब काफ़ी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है, बहुत सारी यहाँ पर स्टेजेस क्रॉस करते हुए आए हैं। ये क्या क्या बने हैं ये हमारे लिए इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है वो है ईरान के इलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे नेबर कंट्रीज़ के जो इलेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग बात करेंगे ईरान के चुनाव में हुआ क्या है। तो आंकड़े क्या कहते हैं, सबसे पहली बात यहाँ पर जो फीमेल वोटर्स थी वो कितनी थी, 2.93 करोड़ फीमेल वोटर्स थी, और मेल वोटर्स कितने थे, 2.98 करोड़ मेल वोटर्स थे। और यहाँ पर पूरा टोटल अगर हम बात करें 5.93 करोड़ यहाँ पे वोटिंग हुई है इस चुनाव में, जिसमें से 13 लाख आप कह सकते हो फर्स्ट टाइम वोटर थे, यानी 13 लाख लोगों ने पहली बार वोट दिया है। और 70% वोटिंग हुई थी आप कह सकते हो 2017 में। और उसके बाद यहाँ पे आप कह सकते हो 4 कुल उम्मीदवार देखने को मिले थे, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी बार थोड़ी सी वोटिंग वगैरह भी इंक्रीज होती हुई नजर आई है। नाउ यहाँ पे हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या है ईरान के अंदर। तो देखो हर 4 साल में चुनाव होते हैं, वहाँ पर एक व्यक्ति 2 बार से ज़्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता। ये आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखनी है। जैसे कि इब्राहिम जो हसन रूहानी इनसे पहले वाले प्रेसिडेंट थे वो 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो तीसरी बार वो नहीं बन पाए। देन उसके बाद चुनाव लड़ने के लिए आवेदन करना होता है। देन उसके बाद गार्जियन काउंसिल नाम के अंदर शॉर्टलिस्ट आप कह सकते हो, काउंसिल जो ये नाम है वो शॉर्टलिस्ट करती है किसी भी यहाँ पर जो भी चुनाव लड़ रहा है उस व्यक्ति का। जीतने वाले को 50% से ज़्यादा वोट ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि ध्यान रखनी है। और ऐसा नहीं होने पर जो टॉप 2 के बीच में, यानी कि मान लो कोई जीता नहीं, ठीक है, तो जो टॉप 2 होंगे उनके बीच में फिर से मुकाबला करवाया जाता है इस इलेक्शन में। देन उसके बाद आते हैं 4th आर्टिकल की तरफ। एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया और भूटान के एनवायरमेंट कोऑपरेशन को लेकर डिस्कशन किया गया है। हुआ क्या है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया और भूटान ने मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है कि आपस में मिलकर कोऑपरेशन करने वाले हैं। अब ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर किस चीज़ के ऊपर काम करेंगी, एनवायरमेंट को लेकर काम करने वाली हैं। भूटान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इंडिया से जस्ट पास में है, बहुत सारी जगह पर इंडिया से भूटान अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसकी वजह से ये लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर साथ में मिलकर काम करने वाले हैं, और इससे रिलेशंस भी और ज़्यादा अच्छे होंगे। इनफैक्ट इंडिया भूटान के रिलेशंस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिल पाएंगे। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंडिया और भूटानीज़ की जो पार्टनरशिप है ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी, और ज़्यादा मजबूत होती हुई नजर आएगी। और उसी के साथ यहाँ पे ये बोला गया है एयर पोल्यूशन को लेकर काम किया जाएगा, किस तरीके से एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है, जो कूड़ा करकट है उसका किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा, केमिकल मैनेजमेंट क्या है, क्लाइमेट चेंज आपको ये देखने को मिलेगा, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पर टेम्परेचर वगैरह काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन कैसे लाया जा सकता है, इन दोनों ही आप सब कह सकते हो ये दोनों ही कंट्रीज मिलकर इन सभी मुद्दों पर काम करने वाली हैं। नाउ कुछ अब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्हीं के रिगार्डिंग देने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये इस चैनल पर 2 वीडियो अपलोड होते हैं डेली बेसिस पर। एक होता है द हिंदू का वीडियो, ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस, दूसरा ये डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होता है। ये दोनों वीडियो अगर आप लोगों ने अच्छे से देख लिए हैं तो आपको कोई भी वीडियो आप कह सकते हो कोई भी करंट अफेयर और दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे करंट अफेयर इन दोनों वीडियो के अंदर कवर हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं आपको कुछ बहुत सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स वगैरह और करंट न्यूज़ क्या है ये सब कुछ यहाँ पर दे देता हूँ, ठीक है। हिंदी प्लस इंग्लिश जो भी जहाँ से भी इजी तरीके से आपको समझ में आ जाए तो वो सारे आर्टिकल्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे ये येलो कलर के छोटे छोटे पिन नोट्स भी दे दिए गए हैं। जैसे आप PDF ओपन करोगे टेलीग्राम से ये भी सब आपको मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें स्टोर्ड मिल जाएंगी। नाउ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, भूटान का सिग्निफिकेंस देखें इंडिया को लेकर तो क्या है। जो ज्योग्राफिकल लोकेशन बात करें तो भूटान अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है इंडिया के साथ। इंडिया के जो 5 राज्य हैं वो भूटान के साथ बॉर्डर्स शेयर करते हैं, 4 राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भूटान सर्व करता है एज अ बफर बिटवीन, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच में आपको भूटान देखने को मिलेगा, इस वजह से इसको यहाँ पर यह बफर एरिया बोला गया है। देन उसके बाद जो ये भूटान है आज के टाइम पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो इंडिया बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप कह सकते हो एक्सपोर्ट भी करता है, प्लस इन्वेस्टमेंट भी करता है यहाँ पर। और यहाँ पे जो भूटान है एक आप कह सकते हो रिच सोर्स है हाइड्रो पावर का, और इन्वेस्टमेंट वगैरह भी इंडिया का काफ़ी ज़्यादा रहता है भूटान के अंदर।
उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इतिहास में यहाँ पर कब से इनके टाइज शुरू हुए थे, तो इंडिया भूटान के बीच में ये जो रिलेशनशिप है वो 1910 से यहाँ पर मेंटेन करके रखी गई है, जब भूटान एक प्रोटेक्टरेट बना था ब्रिटिश इंडिया का। तब से यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो है इनके रिलेशंस काफ़ी बेहतर है। तो आपको ध्यान रखना है 1910 से, यानी कि 1910 से इनके रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे इंडिया एक इंडिपेंडेंट हुआ 1947 के अंदर, उसके बाद यहाँ पे भूटान ऐसी पहली कंट्री बना जिसने इंडिया को रिकग्नाइज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोली गई, देन उसके बाद रिलेशंस और ज़्यादा स्ट्रेंथन होते हुए चले गए। नेक्स्ट एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके रिगार्डिंग इस बार क्वेश्चन बनना डेफिनेटली तय ही है, जहां पर बात करी गई है टॉय कैथॉन के बारे में। टॉय कैथॉन 2021, पहले देखो कैथॉन के मतलब समझते हैं, फिर देन उसके बाद हम लोग टॉय कैथॉन को समझेंगे। कैथॉन मतलब कि एक ऐसा इवेंट जहां पर बहुत सारे स्किल्ड पर्सन होंगे, आपस में बैठकर डिस्कशन होंगे, आप हो मैं हूँ, बहुत सारे लोग आपस में बैठकर डिस्कशन करेंगे और बहुत सारे सोल्यूशंस वगैरह लाए जाएंगे, डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जाएगा। तो वो कैथॉन वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ टॉय कैथॉन मतलब खिलौनों को लेकर बातचीत करी गई है। अब यहाँ पे क्या है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है और टेक्सटाइल है, इन्होंने यहाँ पर उद्घाटन कर दिया है टॉय कैथन 2021 ग्रैंड फिनाले का। क्योंकि ये 2020 में लॉन्च किया गया था कोरोना वायरस के टाइम पर, हमने अपनी कंट्री को ही यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट देने की कोशिश करी है, अपनी कंट्री को आत्मनिर्भर भारत अभियान की तरफ बढ़ाने की कोशिश करी है। ये है क्या एग्जैक्टली, चलो हम देखते हैं। अब जो ये टॉय कैथन 2021 है, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, आप कह सकते हो कि जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इसने कोऑर्डिनेशन किया 5 मिनिस्ट्रीज़ के साथ। वो 5 मिनिस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तीसरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, चौथी है मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड आप कह सकते हो कि मीडियम एंटरप्राइज, और फिर उसके बाद लास्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो ये सब ने मिलकर यहाँ पर वर्क किया है। अब यहाँ पर जो ये टॉय कैथन है, इसका मेन फोकस यही है कि किस तरीके से हम लोग इनोवेटिव टॉयज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली फ्रेंडली इन टॉयज़ को हम लोग बना सकते हैं, हाई क्वालिटी के टॉयज़ बना सकते हैं। उसके बाद इंडिया के अंदर टॉयज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो उसको हम लोग दुनिया भर में भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। आज के टाइम पर जितने भी टॉयज़ इंडिया के अंदर आते हैं वो सब इंपोर्टेड हैं। आपको मालूम होगा चाइना से सबसे ज़्यादा खिलौनों को इंपोर्ट किया जाता है। इनफैक्ट आपके पास जो भी टॉयज़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगे घर में, जो भी पड़े हो, उसको उठाओ, उसके पीछे देखो तो वहाँ पर लिखा ही होगा डेफिनेटली मेड इन चाइना करके। तो ये जो टॉयज़ हैं वहाँ से देखने को मिलते हैं। नाउ इसी को देखते हुए इंडिया ने क्या करा, एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ अपना पैर बढ़ाया है और यहाँ पे कोशिश ये करी है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉयज़ वगैरह हैं वो अपनी कंट्री के अंदर बनाएं, और कंट्री के अंदर बनाने के बाद उसको हम लोग एक तरीके से क्या करें, एक्सपोर्ट करें दूसरी कंट्री के अंदर। और जो हम लोग ये टॉयज़ बनाएंगे वो एक तरीके से एनवायरमेंट फ्रेंडली टॉयज़ होने वाले हैं, यानी मिट्टी वगैरह के खिलौने बनाए जाएंगे। देन अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको ये देखने को मिलेगा ये जो टॉयज़ है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इंडिया की कैपेबिलिटी में, और इंडिया के पास क्षमता भी है कि ये लोग टॉयज़ बनाकर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं और इकॉनमी वगैरह को भी हम लोग थोड़ा सा बूस्टअप कर सकते हैं। और ये हमारा एक तरीके से स्टेप है किसकी तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ। और दूसरा स्टेप ये भी है कि हम लोग ये जो इम्पोर्ट वगैरह कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट हैं, वहाँ से भी हम लोग थोड़ा सा हमारी डिपेंडेंसी वगैरह कम हो जाएगी। देन उसके बाद हम लोग बात करें जो टॉयज़ को लेकर दुनिया भर में क्या चर्चा हो रही है, तो 85% तक जो टॉयज़ हैं, आप कह सकते हो कि ये जो हमारे चिल्ड्रन जो बच्चे जो है यहाँ पे 85% तक टॉयज़ जो खेल रहे हैं वो सब इम्पोर्टेड है भारत के अंदर, ठीक है। सब के सब प्लास्टिक से बने हुए हैं। और इंडियन जो टॉय मार्केट है ये लगभग आपको 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स का देखने को मिल पाएगा, मतलब ज़्यादा का मार्केट नहीं है। हालांकि अगर हम बात करें दुनिया भर में ये जो टॉय मार्केट है ये 100 बिलियन यूएस डॉलर का है, इसमें इंडिया सिर्फ 1.5 बिलियन डॉलर ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इसमें हम लोग कितना ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और इसके अंदर से हम लोग कितना ज़्यादा मनी वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक बढ़िया सा स्टेप होने वाला है जहाँ पर हम लोग की हेल्प होगी और हम लोग टॉय मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे, साथ ही साथ जो है हम लोग डोमेस्टिकली इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर पाएंगे। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे डीसैलिनेशन का। जो आरओ होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, वो क्या होता है, और हम लोग खारे पानी को, यानी जो समुद्र का पानी है जिसमें नमकीन भरी पड़ी है, एक तरीके से मतलब जो नमकीन पानी है उसको हम लोग किस तरीके से डीसैलिनाइज करते हैं, यानी उसमें से नमक पना निकाल दिया जाता है और देन उसके बाद उस पानी को मीठा करके पिया जाता है, ठीक है। एक तरीके से ड्रिंकिंग वाटर बना दिया जाता है। वो कैसे किया जाता है वो सब हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि नारीपयोर एक गांव है रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये रिवर्स ऑस्मोसिस के ऊपर काम किया गया है।
और यहाँ पर आप कह सकते हो कि तमिलनाडु के अंदर भी आपको ये सारे के सारे डीसैलिनेशन सिस्टम देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस पर्टिकुलर एरिया में ये डीसैलिनेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। डीसैलिनेशन सिस्टम क्या होता है इसको हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखना है कि ये जो डीसैलिनेशन प्लांट है इसका मेन काम क्या होता है। जो सॉल्ट वाटर है यानी कि समुद्र का पानी कौन सा होता है, खारा पानी होता है जिसके अंदर नमक होता है। तो अब क्या है कि उस वाटर को हम लोग पीने योग्य बनाएंगे, फिट टू ड्रिंक बनाएंगे। कैसे? उसमें से जो सॉल्टी पना है उसको निकाल दिया जाएगा। वो कैसे निकाला जाएगा? वो निकाला जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू। अब जो ये रिवर्स ऑस्मोसिस है इसके प्रोसेसिंग को, ये जो प्रोसेसिंग होगी पूरी की पूरी, जो ये सॉल्ट निकल जाएगा इसके अंदर से अलग हो जाएगा, वाटर पीने योग्य हो जाएगा, उस पूरे प्रोसेस को ही डीसैलिनेशन बोला जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखो, अभी क्या होता है मैं आपको कुछ अच्छे से यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर वगैरह बनाकर समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बीच में हमने एक दीवार बना रखी है, मतलब एक तरीके से आप फिल्टर बना रखा है आप कह सकते हो। ठीक है, मेम्ब्रेन वगैरह लगा रखा है। इधर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्योर वाटर। ठीक है, प्योर वाटर है मतलब कि साफ़ पानी है। इधर आपको ये खारा पानी देखने को मिलेगा जिसके अंदर सॉल्ट है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर आप लोग जो है प्रेशर दोगे, अभी क्या लग रही है यहाँ पे हवा की प्रेशर लग रही है, एयर जो है हवा की प्रेशर लग रही है ऊपर से। ठीक है, दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है। तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर लगने पर ये वाला पानी है जो साफ़ पानी है वो उसका TDS लेवल भी बढ़ जाएगा और ये जो है यहाँ पर खारे पानी में कन्वर्ट हो जाएगा और जो ये खारा पानी है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मतलब ये जो साफ़ पानी है वो भी ख़राब हो जाएगा। ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल पाएंगी प्रेशर के बाद। तो यहाँ पे क्या करा जाता है, देखो ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो साफ़ पानी है वो भी खारे पानी में बदल जाएगा और ये बढ़ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन क्या होगा, जब हम लोग इधर से बंद करो, इधर से प्रेशर मारो, ठीक है, इधर से हम लोग प्रेशर मारेंगे तो क्या होगा, इसमें से ये जो छन्नी लगी हुई है बीच में, यहाँ से जो है नमक वाला पानी अलग हो जाएगा और साफ़ पानी इधर आ जाएगा। ठीक है, साफ़ पानी इधर आ जाएगा, मतलब जो प्योर वाटर है वो यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब इस काम को उल्टा कर देना, सिंपल। तो यहाँ पर इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं उसको निकाल दिया जाए, देन उसके बाद इस सॉल्टी वाटर को फिट टू ड्रिंक बनाया जा सके। देन उसके बाद अब इस प्रोसेस में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी परेशानी होती हैं। वो क्या होती हैं, डीसैलिनेशन एक सबसे ज़्यादा महंगा आप कह सकते हो कि प्रोसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा पैसा लगता है अगर आप लोगों को ये पूरा का पूरा प्लांट जनरेट करना है तो। उसके बाद और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि अभी मैंने आपको बताया कि देखो सारा पानी इसमें प्योर नहीं होता है, कुछ हद तक पानी प्योर होकर निकल जाता है। देन उसके बाद कुछ पानी ये और बचता है जिसके अंदर जो सॉल्ट है यानी कि नमक की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। देन उस पानी को क्या कर दिया जाता है, उस पानी को वापस से उस समुद्र के अंदर डाल दिया जाएगा। अब क्या होगा, वही पानी जो ये जिसके अंदर सॉल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा है, वो पानी अगर समुद्र के अंदर डाल दिया जाएगा तो उससे इकोसिस्टम, जो समुद्र का इकोसिस्टम है, जानवर है वहाँ के, वो ख़त्म होते हुए नजर आएंगे। इकोलॉजी है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम बात करें दुनिया भर में और साथ ही साथ इंडिया के लिए ये जो डीसैलिनेशन है इसका क्या प्रोसेस है, मतलब क्या सिनेरियो है इसका, तो दुनिया भर में जो डीसैलिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगा बहुत सारी जगह पर होता है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, बहुत सारी जगह पर होता है। खासकर आपको मिडिल ईस्ट वाली कंट्रीज़ के अंदर, इजराइल वगैरह के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा ये डीसैलिनेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा अपनाया जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी अपनाया जाता है। इंडिया के अंदर बात करें तो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा यहाँ पे यूज़ करने वाला, ये जो प्रोसेस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु को पायनियर बोला गया है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, सबसे ज़्यादा यहाँ पे तमिलनाडु ने इस्तेमाल किया है और सबसे ज़्यादा प्लांट्स भी जो डीसैलिनेशन प्लांट्स हैं वो यहाँ पे आपको तमिलनाडु के अंदर देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु के बाद जो है और भी कुछ राज्य हैं जैसे कि गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, यानी डीसैलिनेशन प्रोसेस देखने को मिल जाता है। नवंबर 2020 की बात है, महाराष्ट्र ने अनाउंस किया था कि ये भी एक डीसैलिनेशन प्लांट को लगाएंगे मुंबई के अंदर, और उसी के साथ ये चौथा राज्य बन जाएगा कंट्री में जो कि इस आइडिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करता है मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के बारे में। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है इन्होंने क्या करा है, एक ड्राफ्ट लॉन्च करा। ड्राफ्ट का नाम क्या है, नेशनल स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म। अब इस ड्राफ्ट में, ये ड्राफ्ट पास होगा देन उसके बाद एक्ट बनेगा। अब जो ये ड्राफ्ट है इसके रिगार्डिंग सजेशन मांगे लोगों से कि आप अपना फीडबैक दो, अपना सजेशन दो, तो उसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। ये मेडिकल टूरिज्म क्या है बेसिकली। मेडिकल टूरिज्म मतलब ये है कि कोई भी ट्रैवल करने आ रहा है और ट्रैवल करने आ रहा है, घूमने आ रहा है इंडिया के अंदर, और यहीं पर उसका अपने हेल्थ केयर का वो ट्रीटमेंट करा लेता है, दैट इज़ कॉल्ड मेडिकल टूरिज्म। यहाँ पे आप देख पाओगे जो टर्म इस्तेमाल किया गया है, इससे क्या होगा, ट्रैवलिंग भी बढ़ेगी, ठीक है, टूरिज्म भी इंक्रीज़ होगा, और उसी के साथ यहाँ पे जो टूरिज्म के माध्यम से, मतलब ट्रैवल करने आ रहा है कोई बाहर का बंदा और उसके बाद यहीं पर हेल्थ केयर को ले रहा है, यहाँ की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उसको ऑब्टेन कर रहा है, तो ये कहलाता है मेडिकल टूरिज्म।
और साथ ही साथ यहाँ पे ये बोला गया जो हेल्थ केयर और टूरिज्म है आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है दुनिया भर में, सबसे ज़्यादा यहाँ पर यही प्रमोट हो रही है। बहुत सारे जो ट्रैवलर्स हैं वो लोग इनका फ़ायदा उठा पाएंगे, वो घूमने आएंगे, उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्रीटमेंट वगैरह करवा सकते हैं, जैसे कि सर्जरीज हो गया या फिर नी और हिप का रिप्लेसमेंट हो गया, कार्डियक सर्जरी, डेंटल सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरीज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंडक्ट करवा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो अफोर्डेबल सर्विसेज दी जाएंगी और एक बेहतरीन हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाएंगी जो भी ट्रैवलर्स होंगे। तो ये मेडिकल टूरिज्म को प्रमोट करने का डिस्कशन किया गया है। ओके, देन यहाँ पे और क्या बोला गया, देखो इंडिया का सिनेरियो ये बोला गया है कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया यहाँ पर आपको टॉप लेवल पर देखने को मिलेगा ये मेडिकल टूरिज्म के सेक्टर के अंदर। यहाँ पे क्वालिटी ऑफ केयर भी प्रोवाइड किया जाएगा और उसके बाद इंडिया जो है एक फेवर्ड डेस्टिनेशन है योगा और वेलनेस के लिए, क्योंकि इसका मेन फोकस यही है कि हम लोग ट्रेडिशनल यानी कि जो पुराने ज़माने में थेरेपीज़ करी जाती थी उनके ऊपर ज़्यादातर हम लोग बिलीव करते हुए नजर आते हैं। तो इंडिया जो है काफ़ी हद तक ग्रो कर सकता है इस सेक्टर के अंदर। देन उसके बाद आता है एक और आर्टिकल, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कड़कनाथ के बारे में। कड़कनाथ क्या है, कड़कनाथ और इसको काली मासी भी बोला गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है कड़कनाथ या काली मासी, ये जो चिकन है ना इसके बारे में चर्चा करी गई है। तो न्यूज़ में है तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और आज का आपने थंबनेल देखा हुआ साइड में उसी टाइप का मुर्गा ये लगा हुआ है ना। ये जो कड़कनाथ और काली मासी है ये एक ब्रीड है चिकन की। ये जो ब्रीड है कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, झाबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश के ये जो दोनों ज़िले हैं झाबुआ और धार डिस्ट्रिक्ट, वहीं पर आपको ये देखने को मिल पाएगा कड़कनाथ। कड़कनाथ को जीआई टैग दिया गया था 2017 में। ये पॉपुलर जाना जाता है ब्लैक मीट के लिए। ठीक है, इसको यहाँ पर इसका जो मीट बनता है इसको यहाँ पर बोला जाता है ब्लैक मीट। ठीक है, क्योंकि इसका आप कह सकते हो मीट की क्वालिटी भी काफ़ी मतलब बेहतरीन है, साथ साथ इसका टेक्स्चर, टेस्ट और बहुत सारे आपको कह सकते हो कि मेडिसिनल वैल्यूज़ इसके अंदर देखने को मिल पाती हैं। तो उसी वजह से इसको जीआई टैग भी दिया गया था और ये ब्लैक मीट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो आपसे पूछा जा सकता है ब्लैक मीट हाल ही में न्यूज़ में था, कौन से एरिया से बिलोंग करता है या फिर उसका ये नाम क्या है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ यहाँ पे ये भी बोला गया है ये जो ब्लैक मीट है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम है और साथ ही साथ जो प्रोटीन कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है और प्रोटीन की मात्रा, हमें प्रोटीन तो डेली बेसिस पर कंज्यूम करना ही पड़ता है। आपको मालूम होगा प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस होती है बॉडी के लिए, तो वो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं। ओके, देन उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल है, अभी हमने देखा था, हमने मेडिकल टूरिज्म के बारे में बात करी है। देन उसके बाद ये रूरल टूरिज्म भी न्यूज़ में आ चुका है। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने वापस से अपना एक कह सकते हो सजेशन वगैरह मांगा है एक और ड्राफ्ट के ऊपर। तो बेसिकली 3 ड्राफ्ट लॉन्च करे गए थे, अभी एक हमने डिस्कस किया, ये दूसरा ये है जिसमें बात करी गई है आप कह सकते हो जो रूरल एरियाज़ हैं। ठीक है, रूरल टूरिज्म मतलब जो गाँव वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करने की यहाँ पर बातचीत करी गई है। ठीक है, वहाँ पर डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर डेवलपमेंट किया जाएगा उन एरियाज़ का, ताकि वहाँ पर ये एक तरीके से टूरिज्म वगैरह बढ़ता हुआ नजर आए। इनफैक्ट वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को हम लोग अट्रैक्ट कर सकें। और इनफैक्ट यहाँ पे ये भी बोला गया कि इस तरीके से डेवलपमेंट होगा, वहाँ पर इस तरीके से टूरिज्म प्रोडक्ट्स के ऊपर खर्चा किया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा कि लोग जो आएंगे घूमने वो वापस से घूमने आया करेंगे उस गाँव वाले एरिया में। तो यहाँ पर रूरल टूरिज्म का ये पूरा का पूरा पॉइंट ऑफ व्यू लाया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। ठीक है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। बस यहाँ पे क्या है ना, ये न्यूज़ में है तो हमें डिस्कस करना भी बनता है। ऐसा नहीं है यहाँ पे छोटी सा आर्टिकल है तो हम इसको छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। देन आगे बढ़ते हैं, यह है आज का लास्ट आर्टिकल जिसके अंदर डिस्कशन किया गया ओपेक और राइजिंग ऑयल प्राइसेस के बारे में। यानी कि ये जो ओपेक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक का मतलब ये है इसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। क्वेश्चन ये है आप लोगों को बताना है ओपेक के अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं ये ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं। अब यहाँ पर इसके ऊपर विवाद चल रहा है क्योंकि इंडिया आज के टाइम पे देख पाओगे इंडिया के अंदर पेट्रोल या फिर जो ऑयल है इसके प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 100 रुपये यहाँ पे लीटर भी पहुँच चुका था मुद्दा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसकी मीटिंग चल रही है। अब यहाँ पे हमने ये बोला है कि अगर प्राइसेस बढ़ते हुए नज़र आएंगे, ये जो ओपेक कंट्रीज़ हैं अगर अपने प्राइसेस को बढ़ता हुआ रखेंगी या फिर जो अभी प्राइसेस चल रहे हैं उनको ऐसे ही रखेंगी, क्योंकि हो क्या रहा है ना, प्राइसेस जो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर, उसके पीछे का एक कारण ये भी है कि ये जो ऑयल कह सकते हो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं यहाँ पर भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी पैसा बढ़ा है, उसी वजह से यहाँ पर भी हमारे यहाँ भी पैसा इसको बढ़ाया गया है। तो उसी को लेकर बातचीत करी गई है कि इंडिया आज के टाइम पर इनसे बस एक बार कह के देख रहा है, देन उसके बाद ये दूसरी कंट्री के ऊपर आप कह सकते हो फोकस करेगा। दूसरी कंट्री से हम लोग ऑयल को परचेज करेंगे, हम फिर ओपेक कंट्री से ऑयल को परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने ये बोला है कि आप अपने प्राइसेस को कम करो, क्योंकि आज के टाइम पर उन्होंने अपने प्राइसेस को, जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रखा है। और आज के टाइम पर चैलेंजेस जो है बहुत सारे इंडिया फेस कर रहा है।
यहाँ पे आप देख पाओगे कि देखो जो रिटेल प्राइस है मैंने बताया जैसे पेट्रोल का बहुत सारे राज्यों के अंदर 100 रुपये लीटर पर क्रॉस कर गया, तो आप समझ सकते हो ये सिचुएशन देखने को मिली है। उसके बाद इसके पीछे का मेन रीज़न ये भी है क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। अब यहाँ पे ये जो ऑयल प्राइसेस हैं यहाँ पे बोला गया ये जो बड़े हैं इसकी वजह से भी इंडिया के अंदर ये ऑयल के प्राइसेस जो है बढ़ते हुए नजर आए। देन उसके बाद इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स लगाए, मतलब कि जैसे महंगाई बढ़ी है उसी की वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, महंगाई भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, महंगाई भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो ये एक प्रॉब्लम ये देखने को मिल रही है। उसके बाद जो भारत के अंदर पेट्रोलियम रिजर्व है जहाँ पर हम लोगों ने पेट्रोल इकट्ठा करके रख रखा है, हमने पिछले साल जब पेट्रोल के प्राइसेस गिर चुके थे तब हमने बहुत सारा पेट्रोल इकट्ठा कर लिया था, लेकिन अब क्या है वो पेट्रोल भी खत्म हो चुका है, ऑयल रिजर्व भी हमारे खाली होते जा रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे और क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि आज के टाइम पर सेंट्रल और स्टेट जो है वो अपने टैक्स लगाए पड़े हैं पेट्रोल डीजल पर, और उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स को बढ़ा रखा है, और उसी की वजह से भी यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं इस ऑयल को लेकर। इंडिया की जो ऑयल डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, 25% तक बढ़ चुकी है पिछले 7 सालों में, तो यहाँ पर ये भी बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं ओपेक का। तो ओपेक का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ओपेक के अंदर वो कंट्री आती हैं जो कि ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, जिनसे हम लोग ऑयल वगैरह खरीदते हैं। तो आपको बताना ये है कितनी कंट्रीज़ हैं और जो है कौन कौन सी कंट्रीज़, ज़रा नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को इसके बारे में बताना है। देन यहाँ पे क्या है, ओपेक का लेकर बातचीत करी गई कि देखो अभी यहाँ पे क्या है कि इंडिया जो है दुनिया का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का। ठीक है, क्रूड लिखा है मतलब क्रूड ऑयल का, यानी हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं, कच्चे तेल को खरीदने के बाद उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बाद तेल बनाते हैं, उसके बाद जो बाकी जो चीज़ें कबाड़ बचता है उसका वैसलीन वगैरह बन जाता है। ठीक है, इंडिया जो है दुनिया का 3रा लार्जेस्ट कंज्यूमर है। देन उसके बाद जो सऊदी अरेबिया है वो भारत का 2nd लार्जेस्ट सप्लायर, यानी कि भारत को सबसे ज़्यादा सप्लाई करता है सऊदी अरेबिया, ये 2nd लार्जेस्ट है। तो 1st लार्जेस्ट कौन है, 1st लार्जेस्ट आता है इराक और सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा हमें भेजते हैं ऑयल। अब यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस बढ़ा रखे हैं, सऊदी अरेबिया से हमारे काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे हैं, तो उसी के साथ यहाँ पे हमने बोला है कि सऊदी अरेबिया से हम लोग दूसरी कंट्री पर शिफ्ट हो जाएंगे अगर सऊदी अरेबिया अपने प्राइसेस को कम नहीं करेगा। तो अभी जैसा मैंने बताया कि भारत के जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जहाँ पर हमने पेट्रोल के जो भंडार है जहाँ पे इकट्ठा कर रखा था वो भी खत्म हो रहे हैं। तो आपको भारत के अंदर 3 मेन पेट्रोल के रिजर्व्स देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे चंदीखोले में, विशाखापट्टनम और पड्डूर मैंगलोर में। ठीक है, इन 3 एरियाज़ में आपको ये पेट्रोलियम रिजर्व्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, भारत के अंदर आपको 3 पेट्रोलियम रिजर्व देखने को मिलेंगे, विशाखापट्टनम में, मंगलुरु और पडूर में आपको, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये 3 देखने को मिल जाएंगे। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है। अब जो ये पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं इनको किसने बनाया है, उनको बनाया है ISPRL ने, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड ने जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया है, और आने वाले टाइम पे भी हम लोगों के पास और भी बहुत सारे पेट्रोलियम रिजर्व्स आने वाले हैं, उसके बारे में बातचीत करी गई। जो ISPRL है ये एक सब्सिडरी बॉडी है किसकी, ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड की, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड गैस के अंदर में आती है। तो आपसे पूछा जा सकता है ISPRL कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे नई नई फैसिलिटीज़ जो है अप्रूव करी गई हैं हाल ही में, और साथ ही साथ कोशिश ये है कि आने वाले टाइम पे इंडिया प्लान ये कर रहा है उसके पास 2 और मोर रिजर्व्स हो, कहाँ पर, ओडिशा के अंदर हो, उडुपी के अंदर, यहाँ पे और रिजर्व्स हम लोग देख सकते हैं, और ये बनाए जाएंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, यानी पब्लिक, सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करने वाले हैं इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए। ओके, तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। आपने देखा होगा काफ़ी सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग ये दोनों वीडियो फॉलो करते हुए चल रहे हो तो आपका कोई भी करंट अफेयर मिस नहीं होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।